गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर और वो है चैप्टर आपके प्रकाश संश्लेषण, है ना। यानी कि जो उच्च जो पादप होते हैं, जो विकसित जो प्लांट्स होते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो तो अपना एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों, छोटी कक्षाओं में यानी कि 9th और 10th में आपने इस शब्द को देखा होगा, सुना होगा, है ना, कि ये प्रकाश संश्लेषण नामक कोई चीज होती है, एक प्रक्रिया होती है और जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, चलो अभी है क्या, पहले इस शब्द को देखते हैं और फिर हम वन बाय वन अपने चैप्टर के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान और इजी चैप्टर है, बस आप हर एक वीडियो को अच्छे से सुनते जाएं और साथ साथ में आपके जो भी आपका ऐप है उसमें जो हमारे नोट्स आपको मिलते जाएंगे, तो उनको भी बराबर आप पढ़िएगा और साथ साथ में बुक्स को भी आप जरूर देखेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्रकाश संश्लेषण। क्या है, चलो बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई पादप है और ये पादप की शाखाएं और इसके ऊपर लगी हुई है लीफ। ठीक, अब देखिए जो पर्ण है या पत्ती है ना, ये होगी इसकी पर्ण, ये हो गया जड़ और ये हो गया तना। ये आपने पढ़ा हुआ एकदम अच्छे से, है ना, मॉर्फोलॉजी के अंदर। अब दोस्तों, एक पादप में एक स्थान है, उस स्थान को अपन कहते हैं लीफ। और ध्यान रखना दोस्तों, लीफ को पादपों का क्या कहा जाता है, रसोई घर। क्या कहते हैं दोस्तों, रसोई घर यानी कि किचन। देखिए, जिस प्रकार से हमारे घर में एक रूम का भी घर हो सकता है, 10 रूम का भी घर हो सकता है, लेकिन एक ऐसी जगह या ऐसा स्थान जहां पर खाना बनता है, जिसको हम रसोई घर या किचन कहते हैं, वो जरूर होता है ना। तो दोस्तों, किचन नाम यूज कर रहा हूं, रसोई घर नाम यूज कर रहा हूं, तो आपको एक चीज तो दिमाग में सेट मेरे ख्याल से हो गई होगी कि रसोई घर है, अर्थात ये वो स्थान है जहां पादप क्या बनाते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। जिस प्रकार से मम्मी जो है हमारी, वो किचन में हमारे लिए खाना बनाती है। तो पूरे घर में एक स्थान हो गया, कौन सा, किचन यानी कि रसोई घर, जहां पर खाना बनाया जाता है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए कि क्या खाना ऑटोमेटिकली बन जाता है क्या, या यूं कहूं कि खाना किचन में हर जगह बना सकते हैं क्या? नहीं, है ना। तो किचन में भी एक पर्टिकुलर स्थान होता है, इसको अपन स्लैब कहते हैं या पट्टी कहते हैं नॉर्मली भाषा में, और उसके ऊपर लगा होता है चूल्हा, है ना। और चूल्हे पर भी हम सब जगह खाना नहीं बना सकते, चूल्हे के ऊपर भी अगर आपने देखा है तो बर्नर होते हैं ना, जिसमें से आग निकलती है। उस आग का उपयोग हम स्वादिष्ट खाना बनाने में करते हैं, समझ रहे हो, चाहे तवा है, कढ़ाई है, वगैरह वगैरह जो भी है। तो एक चीज थोड़ा गौर से सुनिएगा कि किचन, रसोई घर पूरा है, उस पूरे रसोई घर में खाना नहीं बनता, उसकी पर्टिकुलर एक जगह है, उसके ऊपर भी पर्टिकुलर एक साधन है ना, जिसको अपन चूल्हा कहते हैं। उसमें भी दोस्तों बर्नर है ना, जिसमें से आग निकलती है, समझ रहे हो बात को। तो वहां पर हम कढ़ाई या जो भी चीज है वह रख करके खाना बनाते हैं, राइट। खाना बनाने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, कच्चा माल, जैसे कि सब्जी, आटा वगैरह वगैरह। तो वो कच्चा माल कहां से आता है, वो कच्चा माल दोस्तों बाहर से ला करके, यानी कि मार्केट से ला करके किचन में पहुंचाया जाता है।
ठीक है ना। ठीक वही काम दोस्तों सुनिएगा कि जो जड़ है, जड़ का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट है, इसको कहते हैं अपने जाइलम। तो दोस्तों इस जाइलम के द्वारा, है ना, जाइलम के थ्रू जल और खनिज लवण, खनिज लवणों को, है ना, जल और खनिज लवणों को क्या किया जाता है दोस्तों, मिट्टी, है ना, ये सब ये है कहां पर भी, जड़ें कहां होती है, मिट्टी में। तो मिट्टी के अंदर, है ना, ये होगी मृदा, राइट। तो मिट्टी से इन्हीं जल और खनिज लवणों, मिट्टी से इन्हीं जल और खनिज लवणों को दोस्तों ले जा करके और कहां तक छोड़ दिया जाता है, कहां तक छोड़ दिया जाता है, पौधे के रसोई घर में, यानी कि लीफ में छोड़ दिया जाता है। क्लियर, कच्चा माल है ना, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल यानी कि जल और खनिज, ठीक है। अब इस लीफ में ऐसी कुछ प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होने से क्या बन जाता है, भोजन बन जाता है। और उसी भोजन को दोस्तों आपको पता है फ्लोएम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई एक सामान्य सी बातें कि भी कैसे क्या प्रोसीजर होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इस रसोई घर यानी कि पर्न में ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर भोजन बनता है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपको लीफ की स्ट्रक्चर पता है तो आपने गौर किया होगा कि लीफ की सतह पर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों को दोस्तों कहते हैं आपके रंध्र या स्टोमेटा। तो गौर से सुनिए कि जल 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 तो कहां से आया दोस्तों, जल तो पहुंचा दिया गया जाइलम के थ्रू, और यहां जो छोटे छोटे जो रंध्र है, यहां छोटे छोटे जो रंध्र है ना, इन रंध्रों से CO2 को ये लोग ग्रहण करते हैं और जल और CO2 को यूज करके, है ना, मिक्स करके और अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो दोस्तों सुनिएगा गौर से कि प्रकाश संश्लेषण की पूरी जो एक्टिविटी है, पूरी जो प्रक्रिया है, उसको एक समीकरण के रूप में बता करके फिर हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों कर होता क्या है कि पादप जो है ये वातावरण से CO2 को लेते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, वातावरण से CO2 को लेते हैं प्लस जल को लेते हैं, कहां से, जड़ों के थ्रू, है ना। यहां पर विशेष एक अंग होता है और उस अंग को कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं दोस्तों, हरित लवक। और बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से खाना बगैर आग के नहीं बनता, ठीक उसी तरीके से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बगैर प्रकाश के नहीं होती, है ना। तो सूर्य का जो प्रकाश है, सनलाइट जो है, उसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, कहां, हरित लवक। और हरित लवक दोस्तों कहां होता है, पौधे के हरे भागों में, है ना, पौधे के हरे भाग, जिसको मुख्य रूप से हम बात करते हैं लीफ। तो मैं यहां लिख देता हूं कि हरित लवक, है ना, हरित लवक, ठीक है, जिसको आप यूं मान लीजिए चूल्हा कह दीजिए, है ना, चूल्हे से इसकी तुलना कर सकते हैं। तो इन दोनों के थ्रू, इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो फाइनली दोस्तों भोजन बनता है, और वो भोजन बनता है दोस्तों ग्लूकोज के रूप में, C6H12O6। क्या बनता है दोस्तों, और वो भोजन बनता है आपके ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं कि वातावरण से CO2, जड़ों से जाइलम की सहायता से जल, इन दोनों को मिक्स किया जाता है, कहां, हरित लवक में, और किसकी हेल्प से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से। और क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को दोस्तों कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। देखिए
प्रकाश संश्लेषण क्यों कहा गया है? कारण कि सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है और पादप यानी कि पेड़ पौधे इसी प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देते हैं दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यानी कि लाइट एनर्जी हैव चेंज इन केमिकल एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, चलो तो आपको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। यानी कि C6CO2 12H2O क्या बनते हैं? ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस H2O 6H2O। तो ये जो प्रक्रिया है इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज दिमाग में हमारे सेट हो जाती है कि प्रकाश संश्लेषण एक वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश का उपयोग हरित लवक के अंदर किया जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिला करके पेड़ पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। और जो ये भोजन बनता है, ये भोजन बनता है दोस्तों ग्लूकोज के रूप में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जिसको फाइनली किसके रूप में? स्टार्च के रूप में स्टोर करके रख लिया जाता है। तो ये कंप्लीट जो एक्टिविटी है, कंप्लीट जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जहां एक इंपॉर्टेंट चीज है उसकी बात कर ले कि प्रकाश संश्लेषण में पादपों द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसके ऊपर दोबारा बात कर रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश का उपयोग है ना, सूर्य के प्रकाश का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है, जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर दिया जाता है। और ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि ऊर्जा को कभी बनाया नहीं जा सकता है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि इसमें ऊर्जा को कभी बनाया नहीं जा सकता, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। तो पादपों के द्वारा दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, करें बात आगे। चलो, ये तो होगी दोस्तों एक सामान्य प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानकारी। तो शॉर्ट में मैंने आपको लगभग पूरा एक बार चैप्टर आपके सामने ओवरव्यू बताया है कि प्रकाश संश्लेषण में कैसे रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल का उपयोग करके और ऊर्जा बनाते हैं। और वो ऊर्जा किस रूप में बनती है? भोजन किस रूप में बनती है? वो भोजन बनता है दोस्तों ग्लूकोज के रूप में, है ना। तो जो ये भोजन बना है, ये भोजन किसके रूप में बनता है? ग्लूकोज किसके रूप में बना है दोस्तों? भोजन के रूप में, राइट। तो अब हम दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि ये प्रक्रिया जो दिखने में इतनी सिंपल है ना, तो कैसे कंप्लीट की जाती है। तो अब हम इनके हर एक पहलू के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले हम प्रकाश संश्लेषण की जो ये एक्टिविटी है, जो प्रक्रिया है, उसकी खोज कैसी हुई थी, है ना, उस खोज का स्टेप बाय स्टेप जो विवरण है उसको हम देख रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे, और वो है प्रकाश संश्लेषण की खोज, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं दोस्तों वो है प्रकाश संश्लेषण की खोज। प्रकाश संश्लेषण, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की खोज, और या इसको आप कह सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित, है ना, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रारंभिक प्रयोग। तो दोस्तों इसको आप प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रारंभिक खोज भी कह सकते हो या प्रारंभिक प्रयोग भी कह सकते हो। अब देखिए,
सबसे पहले अगर बात करें तो एक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम है आपके जोसेफ प्रिस्टली। क्या नाम है दोस्तों? जोसेफ प्रिस्टली। क्या नाम है? जोसेफ प्रिस्टली। तो जोसेफ प्रिस्टली ने दोस्तों एक प्रयोग किया था, ठीक है। उस प्रयोग के आधार पर प्रकाश संश्लेषण की उन्होंने पुष्टि करने की कोशिश की। उससे पहले भी छोटी कक्षाओं में एक्सपेरिमेंट बताया गया है। जैसे अगर आपको याद हो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। इसमें क्या करते हैं कि एक परत नली में एक लीफ को KOH के जो घोल होता है उसमें आधा डुबा देते हैं, है ना। मान लीजिए लीफ है और इस परत नली में नीचे KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भीगी हुई रुई इसके अंदर पड़ी है। तो इस लीफ को यहां इतना डुबा दिया जाता है। गौर कीजिएगा, लीफ का आधा भाग परत नली के अंदर है और आधा भाग परत नली के बाहर है, यानी कि प्रकाश में है। जब हम इस लीफ को देखते हैं तो ये जो भाग जो कि परत नली के अंदर था वहां पर भोजन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इस भाग को प्रकाश नहीं मिला, या यूं कहूं कि जो KOH है उसकी वजह से। क्योंकि खुला जो भाग था उसमें प्रॉपर प्रकाश की उपस्थिति की वजह से पादप जो है वो आराम से भोजन बना सकता था, यानी कि लीफ ने भोजन जो है वो स्टार्च के रूप में बनाया। क्लियर? तो ये तो एक नॉर्मल जो स्टार्टिंग जो प्रयोग किए गए थे उसके ऊपर बात हो गई। बात करें प्रिस्टले साहब ने। प्रिस्टले साहब ने दोस्तों क्या किया कि पहला जो प्रयोग किया था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक बेल जार, है ना दोस्तों, इसको कहते हैं बेल जार। बेल जार। तो एक बेल जार में इन्होंने क्या किया कि चूहे को मोमबत्ती के साथ में रखा। तो दोस्तों आपको पता है कि मोमबत्ती अगर जल रही है और चूहा है तो मोमबत्ती कौन सी गैस निकालेगी? जलती हुई मोमबत्ती CO2। और जो चूहा है वो भी क्या निकालता है श्वसन के दौरान? CO2। तो हुआ क्या दोस्तों कि इस बेल जार में किसकी मात्रा बढ़ती गई? CO2 की जो मात्रा है वो आपके बढ़ती गई। तो CO2 की मात्रा लगातार बढ़ने से, CO2 की मात्रा लगातार बढ़ने से दोस्तों एक समय के बाद में चूहे की मृत्यु हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है, चूहा मरा क्यों? चूहा इसलिए मरा दोस्तों कि इस चूहे को क्या नहीं मिली? इस चूहे को ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिली। समझ रहे बात को? इस वजह से चूहा मर गया। अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि उस बेल जार में अनदर चूहे को लिया, दूसरा चूहा, साथ में एक पौधे को रखा और जो जलती हुई कैंडल है वो कैंडल यानी कि मोमबत्ती को, तीनों को एक साथ रखा। ठीक है। अब देखो दोस्तों, चूहे के द्वारा कौन सी गैस निकाली जा रही है? CO2। कैंडल के द्वारा CO2। तो हमें पता है दोस्तों कि पेड़ पौधे, यहां गौर करें, देखो पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं? CO2 को यूज करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, जो कि वातावरण के लिए एक अशुद्ध कह सकते हो, है ना, या एक हानिकारक गैस, जिसको ध्यान रखना दोस्तों, पेड़ पौधे अपने अंदर ले लेते हैं। तो दोस्तों यहां एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आप सभी जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे फ्रेंड्स सुन रहे हैं, जरूर पौधे जरूर लगाएं, है ना। खुली जो स्थान है उन स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा आप पौधे लगाएं, कारण कि ये हमारे प्रकृति को बहुत अच्छे से संतुलित करके रखते हैं। कारण कि वर्तमान में दोस्तों इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है कि सांस लेना दुश्वार हो रहा है। तो पेड़ पौधे अगर होंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे होंगे तो वो उस प्रदूषण को कम करेंगे। तो आप कम से कम अपने जीवन में कम से कम 2 जरूर पौधे लगाएं। ज्यादा लगाओ मोस्ट वेलकम, बट 2 पौधे जो है वो आप जरूर लगाएंगे, है ना। चलो बात करते हैं कि ये जो पौधे हैं, ये जो पौधा है उसने क्या किया कि इस CO2 को अपने अंदर ले लेता है। तो इसने CO2 को तो अपने अंदर ले ली और बदले में क्या रिलीज की दोस्तों? बदले में उसने प्राणवायु, है ना। हमें पता है कि ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं, है ना दोस्तों। तो जब इस पौधे के द्वारा O2 रिलीज की गई
और इनके द्वारा जो CO2 थी वो इसने अपने अंदर एडॉप्ट कर ले ली। तो CO2 को लेकर के और ऑक्सीजन को निकाल दिया। ठीक है, तो इस वजह से जो चूहा है वो कुछ समय तक भी मरा नहीं, है ना, लंबे समय के बाद में भी मरा नहीं। तो ये एक प्रिस्टले साहब का एक एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने क्या कहा दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि वातावरण की CO2, है ना, वातावरण की CO2 यानी कि अशुद्ध, वातावरण की अशुद्ध वायु यानी कि CO2 को पादपों द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो अगर दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पिस्टले, जोसेफ पिस्टले का प्रयोग समझाइए, तो आपको इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना है और जो जो उन्होंने एक्टिविटी करी है उसको अपने शब्दों में लिखना है। और आपको एक चीज और बता दूं, इंपॉर्टेंट है, ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने 1774 में क्या किया था, 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। क्या किया था दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज की थी, ऑक्सीजन की खोज की थी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो ऑक्सीजन की खोज जो आपके जोसेफ पिस्टले नामक जो वैज्ञानिक है इन्होंने की। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। रिपीट कर रहा हूं कि जोसेफ पिस्टले जो साहब थे, इन्होंने बेल जार का प्रयोग करके और एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने पौधा, चूहा और कैंडल को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने केवल और केवल चूहा और जो कैंडल थी, मोमबत्ती थी ना, उसको एक बेल जार में रखा, तो देखा कि थोड़े समय के बाद में चूहा मर जाता है। क्यों मरा चूहा, ऑक्सीजन की कमी से। दूसरे प्रयोग में उसने बेल जार के अंदर पौधे को, चूहे को और जलती हुई मोमबत्ती को एक साथ रखा, तो फिर थोड़े समय पश्चात देखा कि चूहा अभी भी मरा नहीं है। तो उसने ये कहा कि पेड़ पौधे ही है जो वातावरण की जो अशुद्ध वायु है यानी कि CO2 को शुद्ध वायु में बदलते हैं, यानी कि CO2 को लेकर के ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है ना, तो पादपों द्वारा शुद्ध किया जाता है, CO2 को लेकर के पादपों के द्वारा शुद्ध किया जाता है। राइट, चलो, और ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। और बात करें दोस्तों, इसी सीक्वेंस में है आपके साइंटिस्ट है इंजन हॉज। जो साइंटिस्ट थे, नेक्स्ट है इंजन हॉज। इन्होंने क्या करा दोस्तों, पिस्टले के प्रयोग को ही थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, और क्या देखते हैं वो कि अगर देखिए इन्होंने क्या किया कि जैसे इस तरीके से एक बर्तन लिया और उसके अंदर इन्होंने एक जो पौधा है, हाइड्रिला जो पौधा है, उस हाइड्रिला पौधे का यूज किया। ठीक है, और इसको परख नली से इस तरह से कवर कर दिया और एक ट्यूब यहां लगा दी ऐसे। देखिए गौर से देखिएगा कि इन्होंने क्या किया कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट को इन्होंने पानी से इस तरीके से फिल कर दिया ऐसे। देखिए इन्होंने क्या करा कि एक पौधा लिया था, पौधे का नाम है हाइड्रिला। तो एक हाइड्रिला जो पौधा है, हाइड्रिले पौधे को इस तरीके से कीप के अंदर रख करके उसको परख नली से ढक दिया, है ना। ये क्या है, परख नली से ढक दिया। तो इन्होंने इस अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो जल है ना, जो जल है इस परख नली से होते हुए ऐसे यहां, ठीक है,
तो देखा कि यहां पर क्या है भाई, O2 जो गैस है ना, O2 जो गैस है वो मौजूद है। अपने इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने प्रकाश में भी किया और फिर अंधेरे में रखा। जब अंधेरे में रखा तो यहां कोई भी प्रकार के बुलबुले नहीं थे, है ना। और जब इस प्रयोग को उन्होंने प्रकाश में किया तब उन्होंने देखा कि इसके अंदर बाकायदा बुलबुले थे, और वो जो बुलबुले थे दोस्तों, वो जो बुलबुले थे वो किसके थे, वो बुलबुले आपके ऑक्सीजन के थे। किसके थे दोस्तों, ऑक्सीजन के। देन इन्होंने कहा कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादपों के थ्रू ऑक्सीजन गैस को निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी सीक्वेंस में अलग अलग और साइंटिस्ट आए थे, जूनियर वॉन सेक्स भी थे, ठीक है, और कार्लिन वॉन लीन भी थे। इन्होंने अपने अपने हिसाब से समय समय पर एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली यह प्रूफ हुआ। क्या प्रूफ हुआ दोस्तों, फाइनली यह प्रूफ हुआ कि CO2 और जो जल है ना, CO2 और जल ये आपस में मिल करके दोस्तों शर्करा क्या बनाते हैं, शर्करा बनाते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। देन जो नील जो साइंटिस्ट है ना, कार्लिन वॉन नील जो थे, उन्होंने देन बाद में अच्छे से प्रूफ किया कि यहां जो जल है ना, इस जल के थ्रू क्या किया जाता है दोस्तों, इस जल के थ्रू जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल करके ये ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त की जाती है, और ये जो हाइड्रोजन है ये CO2 के साथ मिलकर के शर्करा यानी कि ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, जिसको हम फाइनली इस प्रकाश संश्लेषण की जो समीकरण है ना, क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, राइट। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो जल है ये जल दोस्तों जल वाष्प के रूप में, किसके रूप में, ये जल वाष्प के रूप में रंध्रों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जल को जल वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस CO2 को है ना, यहां जो है इस CO2 को आपके शर्करा यानी कि ग्लूकोज बनाने में यूज कर लिया जाता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट और जो सनलाइट है सूर्य का प्रकाश, इनका यहां पर यूज किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की समीकरण, तो आपको इस तरीके से इसको ड्रॉ करके बतानी है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस आपको लिंक टू लिंक इसको अच्छे से पकड़ करके रखना है, ठीक है। चलो तो दोस्तों अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश संश्लेषण का अंग, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण का अंग कौन है, या यूं कहूं कि प्रकाश संश्लेषण कहां पर किया जाता है। अब हम बात करें प्रकाश संश्लेषण अंग कि प्रकाश संश्लेषण होता कहां है। तो दोस्तों अपने को पता है कि प्रकाश संश्लेषण हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट किया जाता है। कहां होता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अब एक हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की दोस्तों हमने एकदम अच्छे से डिटेल से चर्चा की हुई है चैप्टर नंबर 8 में। यहां हम उसकी पुनः चर्चा कर रहे हैं। फिर भी मैं मेरे मित्रों से एक बार कहूंगा कि आप चैप्टर नंबर 8 का ये जो टॉपिक है उसको एक बार वहां अच्छे से दोबारा जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो तो दोस्तों यहां बात करते हैं कि एक प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो
पत्तियों में, है ना, पत्तियों में एक विशेष प्रकार का कोशिकांग है, उस कोशिकांग को कहते हैं दोस्तों क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। ठीक, अब हरित लवक की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हरित लवक एक दोहरी झिल्ली का कोशिकांग है, जिसको क्या कहते हैं, एक को कहते हैं बाहर की झिल्ली और दूसरी होती है भीतरी, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक, दोनों ही लगभग 50 एंगस्ट्रॉम की, दोनों ही 50 एंगस्ट्रॉम की लिपोप्रोटीन की बनी एक परत है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का बीच का जो ये भाग है ना, बीच का जो ये भाग है दोस्तों, है ना, बीच का ये जो लिक्विड जो भाग है कंप्लीट, इस लिक्विड भाग को दोस्तों पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों, पीठिका या स्ट्रोमा। क्लियर। अब दोस्तों होता क्या है कि इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के बंडल्स पाए जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के जो बंडल्स हैं, जैसे कि ये आप यहां देख सकते हैं कि विशेष प्रकार के बंडल्स पाए जाते हैं। इन बंडल्स को कहते हैं दोस्तों ग्रेना। क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं या ग्रेनम। क्लियर। इस बंडल या जो डिग्ली है ना, ये पूरा पैकेट, इस पूरे पैकेट को ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं, जिसके एक पीस को, है ना दोस्तों, गौर से सुनिएगा, इसके एक पीस, इसका जो ये एक पीस है, ऐसे इसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, इसके एक पीस को कहते हैं दोस्तों थैलेकॉइड। क्या कहा जाता है, इसके एक पीस को कहते हैं दोस्तों थैलेकॉइड। और अगर आपको याद है, आप लोग मेरे से लगातार जुड़े हुए हैं कि थैलेकॉइड की जो खोज है वो वैज्ञानिक मेंके ने की थी, है ना। किसने की थी, वैज्ञानिक मेंके। चलो और आगे बात करें कि जब एक थैलेकॉइड इस तरीके से अरेंज होते जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर सेट होते जाते हैं, तो एक बंडल बनता है, और इस पूरे बंडल को कहते हैं दोस्तों ग्रेना या ग्रेनम। क्लियर। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा, एक क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश को अवशोषित करने वाला कोई अगर भाग है तो दोस्तों ग्रेना होता है। क्लियर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्रेना में कोई भी एंजाइम नहीं होते सिवाय एक के। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, केवल और केवल, है ना, केवल एटीपेज जो एंजाइम है, केवल एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि केवल एटीपेज जो एंजाइम है दोस्तों वो पाया जाता है, और यही कारण है कि यहां पर प्रकाश संश्लेषण की, दोस्तों याद रखना, प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक जो अभिक्रिया है, यानी कि लाइट रिएक्शन, वो पूरी की जाती है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, थैलेकॉइड एक बंडल के रूप में होता है, और इस बंडल को कहते हैं दोस्तों ग्रेना या ग्रेनम, और ये वो भाग है जो प्रकाश को अवशोषित करता है। यहां पर कोई एंजाइम नहीं पाए जाते सिवाय एक के, केवल एक ही एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं एटीपेज, और ये वो एंजाइम है दोस्तों जिसके द्वारा एटीपी का निर्माण किया जाता है, और यही कारण है कि यहां प्रकाश संश्लेषण की दोस्तों प्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से प्रकाश संश्लेषण का जो दूसरा चरण है, दोस्तों वो है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो यहां पर अप्रकाशिक जो अभिक्रिया है, अप्रकाशिक अभिक्रिया, ये दोस्तों आपकी स्ट्रोमा भाग यानी कि पीठिका में पूरी होती है। क्यों? क्योंकि अप्रकाशिक अभिक्रिया से संबंधित जितने भी एंजाइम है, वो सभी एंजाइम इसी स्ट्रोमा या पीठिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां इंपॉर्टेंट करके हम बात करें कि जो भी है ना, यहां सभी एंजाइम पाए जाते हैं यानी कि मौजूद होते हैं। राइट, कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने भी एंजाइम हैं वो सारे यहां पाए जाते हैं।
और यहां पर प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि जो डार्क रिएक्शन है वो पूरी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो और आगे बात करें दोस्तों कि जो ये क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके राइबोसोम भी पाया जाता है, स्टार्च के कण भी होते हैं, लिपिड की बूंदें होती है, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है यहाँ सर्कुलर डीएनए। क्या होता है दोस्तों? यहाँ इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, और ये क्लोरोप्लास्ट की महत्वपूर्ण विशेषता है। कोशिकाओं में, कोशिका के जो भी कोशिकांग है, तो उसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, दो ही ऐसे कोशिकांग है जिनके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है। एक तो है हरित लवक, दूसरा कौन सा है दोस्तों वो आपको बताना है। ठीक है, दूसरा वो कौन सा कोशिकांग है जिसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है, जिसकी हमने 8वें चैप्टर में अच्छे से चर्चा की हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो का आपका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पादपों में, है ना, यायकों की कोशिकांग के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अलावा ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करें कि कुल मिलाकर के जो हरित लवक है यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों दो अलग अलग चरणों में, दो अलग अलग स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक स्टेप को कहते हैं दोस्तों, पहले स्टेप को कहते हैं लाइट रिएक्शन यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरा जो स्टेप है उसको कहते हैं दोस्तों आपके अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, चलो, जिसमें प्रकाशिक अभिक्रिया दोस्तों ग्रेना या ग्रेनम में कंप्लीट की जाती है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया पिट्ठिका या स्ट्रोमा में कंप्लीट की जाती है। बात करें कि लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेना में कंप्लीट होती है। ग्रेना के एक पीस को थैलेकॉइड कहते हैं, और दोस्तों ध्यान रखिएगा थैलेकॉइड जो है वो इस तरीके से एक पैकेट की तरह स्ट्रक्चर है, जिसमें जो ग्रेना जो लेमेली है ना, ये यहां पर विशेष प्रकार के दाने पाए जाते हैं, और इन दानों को क्या कहते हैं दोस्तों? इन दानों को कहते हैं दोस्तों आपके क्वांटासोम। क्या कहते हैं? क्वांटासोम। क्या कहते हैं? क्वांटासोम। और दोस्तों ध्यान रखिएगा प्रत्येक क्वांटासोम जो है एक बिंदु है ना, एक बिंदु या छोटे से पॉइंट की तरह स्ट्रक्चर है, इसके हर एक क्वांटासोम में 230, कितने दोस्तों? 230 आपके क्या होते हैं? 230 क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या होते हैं? 230 क्लोरोफिल पिगमेंट, है ना, यानी कि क्लोरोफिल जो वर्णक है वो पाए जाते हैं, और उसके अलावा अन्य वर्णक पाए जाते हैं। और ये वही वर्णक या पिगमेंट है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग आपके हरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आपके प्रकाश संश्लेषण का अंग, यानी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कहां होती है। तो उस स्थान का नाम है दोस्तों आपके क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ठीक है, तो आपसे यहां क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण कौन से कोशिकांग में पूरी होती है, उसका सचित्र वर्णन करें। तो अपने को डायग्राम ड्रॉ करके दोस्तों और इसी के बारे में बताना है। ठीक है, चलो अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित वर्णक। अब हम आगे बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित वर्णक यानी कि पिगमेंट्स। देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की थी कि एक थैलेकॉइड के अंदर कई सारे दानेदार संरचना होती है ना, बिंदु की तरह, उसको क्वांटासोम कहते हैं। देखिए इस तरीके से, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं दोस्तों एक थैलेकॉइड। थैलेकॉइड के ऊपर ऐसे बिंदु नुमा जो स्ट्रक्चर होती है, इन दानों को
इन दानों को दोस्तों कहा जाता है आपके क्वांटासूम, क्वांटासूम। क्लियर? अच्छा दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन और बताना है कि क्वांटासूम की खोज किसने करी। इसको हमने 8वें चैप्टर में एकदम अच्छे से देखा हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपको ये बताना है कि क्वांटासूम की खोज किसने करी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि मेरे जो मित्र हैं वो जरूर इसका आंसर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, क्वांटासूम की बात करें तो एक जो क्वांटासूम है, क्वांटासूम के अंदर दोस्तों 230 क्लोरोफिल प्लस अन्य वर्णक जो है वो पाए जाते हैं। क्या दोस्तों, कि जो एक क्वांटासूम है, उस एक क्वांटासूम में 230 क्लोरोफिल पिगमेंट यानी कि वर्णक प्लस अन्य जो वर्णक है यानी कि पिगमेंट जो है अदर, वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन वर्णकों का, पिगमेंट्स का काम क्या है? तो इन वर्णक या पिगमेंट का काम ये होता है दोस्तों कि प्रकाश को अवशोषित करना, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करना, है ना। एब्जॉर्ब करके ही आगे की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का होना जरूरी है, और उस प्रकाश के कौन से भाग को अवशोषित किया जाए वो सब यहां पर डिपेंड करता है। और उसको हम इस तरीके से ग्राफ के रूप में देख रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहां जो 230 जो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ये कई प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो उनको एक टेबल के रूप में अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित वर्णक, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के वर्णक, तो वर्णक की बात करें दोस्तों तो वर्णक ध्यान रखना 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों मुख्य वर्णक, एक होता है दोस्तों मुख्य वर्णक, और बाकी होते हैं सहायक वर्णक। क्लियर? बात करते हैं कि मुख्य वर्णक कौन कौन है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो ये क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल को हम लिखते हैं CHL करके शॉर्टकट में, है ना। इसको CHL यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट। तो देखिए मुख्य वर्णक के रूप में बात करें तो क्लोरोफिल A, जिसको SL लिखा जाता है, CHL और A करके, क्लोरोफिल A, देन क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, D और E। उसके अलावा और भी वर्णक है, बैक्टीरियोविरिडीन, है ना, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये और भी पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से ध्यान रखना दोस्तों, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B जो है ये हरे पादपों में पाए जाने वाला मुख्य वर्णक है, यानी कि मेन जो पिगमेंट है वो ये होते हैं। उसके अलावा अगर और देखें तो सहायक के रूप में दोस्तों आपके और आते हैं जिनको कहते हैं जेंथोफिल, क्या कहते हैं दोस्तों, जेंथोफिल, कैरेटिनॉइड्स, और फाइकोबिलिन, तो दोस्तों जेंथोफिल, कैरेटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स ये वो पदार्थ है दोस्तों जो पादपों में विशेष जो रंग है ना, वो विशेष रंग के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि पादपों में बहुत सुंदर सुंदर जो फ्लावर हैं, फ्रूट्स हैं, है ना, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां वगैरह, लाल, पीली, हरे रंग के फ्लावर, सब्जियां, फल, फ्रूट। तो पादपों में जो ये रंग है, कलर है, वो कलर दोस्तों इन्हीं वर्णक यानी कि पिगमेंट की वजह से आते हैं। ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल जो है मुख्य रूप से हरे रंग के लिए उत्तरदायी है, उसके अलावा जो सहायक वर्णक है उसमें पीला, लाल, नारंगी, है ना, तो उन कलर्स के लिए ये लोग उत्तरदायी है।
बात समझ में आई दोस्तों? तो वर्णक एक पौधे में वह स्ट्रक्चर है, वह संरचना है जिसके द्वारा पादपों में विशेष प्रकार के रंग जो है वो उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, और इनका मुख्य क्या कार्य है? इनमें अगर बात करें तो क्लोरोफिल है, इन सबका मुख्य क्या कार्य है वर्णकों का? कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके और प्रकाश संश्लेषण को स्टार्ट करना। ठीक है, अब दोस्तों बात करें प्रकाश के नेचर की, तो प्रकाश के अंदर अगर हम देखें तो एक ग्राफ के रूप में इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो दोस्तों ध्यान रखना कि प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश का जो रंग है ना, जिसको आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा विबज्योर करके, है ना, विबज्योर करके जो पढ़ा है, जैसे बेनियाला पिनाला, कि एक श्वेत प्रकाश के अंदर दोस्तों कितने कलर होते हैं? 7 कलर। तो इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट बात करें तो प्रकाश की जो प्रकृति है, तो एक छोटा सा एक टॉपिक है अपने प्रकाश की प्रकृति, यानी कि जो विबज्योर करके जो कलर है ना, अगर हम श्वेत जो लाइट है ना, अगर सूर्य का जो प्रकाश है, उस सूर्य के प्रकाश को अगर हम प्रिज्म के ऊपर गिराएं, अगर हम प्रिज्म के ऊपर ऐसे गिराएं, तो ये जो प्रकाश है ना, ये जो प्रकाश है ये आपके 7 अलग अलग कलर में, किसी कलर में दोस्तों 7 जो कलर है उन कलर में इस तरीके से टूट जाता है ना, और जो ये टूटता है ये आपके विबज्योर करके, है ना, जो 7 कलर है, 7 जो रंग है, इन 7 रंगों में ये टूट जाता है। क्या होता है दोस्तों? 7 रंगों में ये टूट जाता है, यानी कि श्वेत जो स्पेक्ट्रम है, श्वेत प्रकाश जो है, इस श्वेत प्रकाश को अगर हम प्रिज्म के ऊपर गिराएं तो ये 7 जो कलर है ना विबज्योर, 1 2 3 4 5 6 और 7, इन 7 कलर के अंदर ये चेंज हो जाता है। इसमें आपकी वॉयलेट, इंडिको, ब्लू से लगा करके रेड तक। तो दोस्तों क्या ये सातों के सातों कलर जो है, यानी कि श्वेत प्रकाश पौधों के द्वारा उपयोग किया जाता है? नो, नहीं। इस श्वेत प्रकाश में से प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों ध्यान रखना, जो पेड़ पौधे हैं वो मुख्य रूप से दो कलर यानी कि नीला और आपके लाल, यानी कि ब्लू और जो रेड कलर है, ब्लू और रेड कलर जो है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो तीव्रता होती है दोस्तों मैक्सिमम होती है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधे 2 अलग अलग प्रकार के जो वर्णक होते हैं, है ना, जो पिगमेंट्स होते हैं, उनको यूज करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में जिस तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना उसको कहा जाता है PAR क्षेत्र, है ना। क्या कहते हैं? PAR क्षेत्र। क्या है दोस्तों PAR क्षेत्र? इसको कहते हैं दोस्तों फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी कि प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण क्षेत्र। तो PAR को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषी या संश्लेषण सक्रिय विकिरण क्षेत्र कहा जाता है। और ये वो क्षेत्र है दोस्तों जो आपके 300 nm से लगा करके 700 nm तक का एक क्षेत्र है। प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है उस तरंगदैर्ध्य में 300 से लगा करके लगभग 700 nm तक का जो क्षेत्र है प्रकाश का, उस क्षेत्र के अंदर प्रकाश संश्लेषण दोस्तों अपने मैक्सिमम दर पर होता है। ठीक है, और उसी को PAR क्षेत्र यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं, जिसकी आप यहां इस ग्राफ में आराम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य रूप से जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो यूज किया जाता है आपके क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, उसके अलावा जो है ये कैरोटीनॉइड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे, जैसे हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है, और अगर
अगर हम पार क्षेत्र में देखें तो ऑक्सीजन की जो मुक्त है वो ज्यादा होती है। उसके अलावा अगर स्पेक्ट्रम के रूप में देखें तो देखिए लगभग 300 से लगा करके 700 एनएम है ना, 300 से लगा करके 700 एनएम तक का जो क्षेत्रफल है ना, जो ब्लू से आपके रेड कलर के बीच में होता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण अपने मैक्सिमम स्पीड में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आपके यहां तक का प्रकाश संश्लेषण में वर्णक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है, आज तक का जो वीडियो है वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं कि आज हमने क्या क्या बात की है। तो दोस्तों आज हमने स्टार्ट किया है नया चैप्टर नंबर 13, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो किसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण? कि सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके वातावरण की CO2 और जल का मिक्स करके ना, जल का उपयोग करके पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, जिसमें ये वो विधि है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके पौधे जो है वो भोजन बनाते हैं, जिसमें पादपों के द्वारा प्राकृतिक ऊर्जा को यानी कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्लियर? फिर हमने देखा कि इनके प्रारंभिक जो प्रयोग है, उस प्रारंभिक प्रयोग में जोसेफ प्रिस्टले हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की। इन्होंने बेल जार का उपयोग करके ऑक्सीजन के बारे में बताया कि पेड़ पौधे CO2 को लेकर के ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसी क्रम में जो इंजन हॉज है उसका एक्सपेरिमेंट देखा था कि उन्होंने हाइड्रिला जो प्लांट है, हाइड्रिला प्लांट का उपयोग करके इन्होंने बताया था कि अगर पौधे को प्रकाश में रखा जाए है ना, या अंधेरे में रखा जाए, तो दोनों ही सिचुएशन में उन्होंने गौर करके देखा कि प्रकाशित क्षेत्र में रखने पर ऑक्सीजन जो है वो मुक्त होती है बुलबुलों के रूप में। देन फिर फाइनली देखा इसके अंदर हमने देखा कि जो वॉन सेक्स है, सेक्स नामक वैज्ञानिक, और आपके वॉन नील, तो ये दो और साइंटिस्ट रहे जिन्होंने प्रूफ किया कि पौधे जो हैं वो आपके CO2 को लेकर के और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। एंड फाइनली ये देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर CO2 जल को मिला करके भोजन बनाया जाता है। फिर देखा कि प्रकाश संश्लेषण होता कहां है, तो वो होता है आपके क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में, जिसमें प्रकाश संश्लेषण दो अलग अलग स्थानों पर होता है। फर्स्ट बात करें इसका लाइट रिएक्शन, वो होता है ग्रेना में। तो आपको ट्रिक से याद करने के लिए बता रहा हूं कि आप इसको ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, ग्रेना लाइट रिएक्शन है ना, तो GL करके आप ट्रिक से याद कर सकते हैं क्या कि ग्रेना में लाइट रिएक्शन, और जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा को आप SD करके याद कर सकते हो, स्ट्रोमा को SD करके याद कर सकते हो, यानी कि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब ग्रेना वो भाग है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं होते सिवाय एटीपेज के, जबकि स्ट्रोमा में सारे एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट हमने बात की कि किस प्रकार से जो वर्णक है और वर्णकों के प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से मुख्य वर्णक और सहायक वर्णक। इनमें भी क्लोरोफिल जो A है और क्लोरोफिल B है, ये हरे पादपों में पाए जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्णक होता है। उसके अलावा सहायक वर्णक के रूप में ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स भी होते हैं। तो दोस्तों यहां तक फिर हम देखा था कि प्रकाश की प्रकृति की, प्रकाश क्षेत्र जो है यानी कि स्विच जो स्पेक्ट्रम है, उस स्विच स्पेक्ट्रम के अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्टिकुलर एक रेंज होती है, और वो होती है 300 nm से 700 nm, जिसमें प्रकाश संश्लेषण अपने मैक्सिमम स्पीड में होता है ना। उस क्षेत्र को PAR क्षेत्र, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से समझ में आया है। तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को अपने मित्रों के साथ में, परिवार के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू सो मच।